नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अभी भी यहाँ पे फोकस हो रहा है, जो पुराने सब्जेक्ट्स है उन्हीं पे फोकस हो रहा है। जो वुमेन है वो मतलब उसको हर एक फील्ड में उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ तकरीबन 2 लाख के करीब आबादी है त्राल की। खतावार कौन है? देने वाला, क्योंकि अगर कोई हमें बोलता है कि हमें रिश्वत चाहिए। कारगा है, ये इलाके त्राल में एक मशहूर जगह है। यहाँ हरि सिंह शिकार करने के लिए आता था। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आते हैं जब कुछ नजर नहीं आता। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। इस गर्ज से आज हमारी टीम आई है साउथ कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल इलाके में। त्राल, जिसे पहले होल्दा नाम से जाना जाता था और उसके बाद पारगनई उलर नाम से जाना जाता था। बताया जा रहा था कि जब सुल्तान सिकंदर का दौर था, तब हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस एरिया को खरीदा था 3 जवाहिर से, जिसे कश्मीरी में हम लाल भी कहते हैं। और उसके बाद जो है इस पूरे एरिया का नाम जो है वो त्रलाल पड़ा था, जो बिगड़ते बिगड़ते त्राल पे आ पहुंचा, और आज ये पूरा इलाका जो है त्राल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं इनके मसलो मसाइल। तो नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है त्राल के डिग्री कॉलेज में। अगर बात तालीम की करें तो तालीम को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस गर्ज से हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के तालीमी निज़ाम कैसा है। हमारे यहाँ कॉलेज में 3 स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है। इसके अलावा हमारे 2 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, BCA और BSc IT। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, डेवलपिंग है। मैंने इस कॉलेज में पिछले ही महीने ज्वाइन किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये कॉलेज जो है, जो एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है वैली के, उनसे भी आगे जाए। हमारा अगले साल NAC एक्रेडिटेशन का प्रोसेस चलने वाला है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस कॉलेज को एक अच्छा ग्रेड मिले, और ये कॉलेज जो है यहाँ के गिरदोनवा में त्राल एरिया को एक जो हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग है ही यहाँ पे, तो ये इलाके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, जैसे कि आज तक हुआ है। ये त्राल जो इलाका है तकरीबन 1,80,000 आबादी है, लेकिन हमारी बच्चियों को यहाँ डिग्री कॉलेज अवेलेबल सेपरेट नहीं है, विमेंस कॉलेज नहीं है। अगर त्राल इलाके में जो तकरीबन कुछ साइड में तकरीबन 30 किलोमीटर है, कुछ साइड में 15-20 किलोमीटर है, और दूर दराज बस्तियाँ हैं, गुजर बस्तियाँ हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला है जो पिछले कई साल से हम परस्यू कर रहे हैं, तकरीबन 2 डिकेड से, कि यहाँ ज़मीन भी देखी गई थी, ज़मीन भी अलाट की गई थी, लेकिन उसके लिए सैंक्शन नहीं हुआ। विमेंस कॉलेज जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, और सारे त्राल के लोगों की डिमांड है ये। एजुकेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, ख़ास तौर पर जो हायर एजुकेशन की बात मैं करूँगा यहाँ पे चूँकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल में अभी हमारे पास एक ही हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, वो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल। तो पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चेंजेस आ गई ग्राउंड लेवल पे भी, और अगर एजुकेशन जो यहाँ का कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसकी बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेडेशन हुआ है।
تو پہلے یہاں پہ کیا تھا کہ کیونکہ کالج یہاں پہ نئی پہلے ایک جگہ پہ تھا, اس کے بعد یہ یہاں پہ شفٹ ہوا, تو پہلے پریشانیاں ہو رہی تھی خاص طور پر اگر دیکھا جائے کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل گیا. پہلے یہاں پہ ایک ہی بلڈنگ تھی, آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس 2-3 بلاکس الگ الگ ہے, جیسے کہ سائنس بلاک الگ ہے, فلی اسٹیبلشڈ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ لائبریری کم کلاس روم بلاک ہے, وہ بھی فلی اسٹیبلشڈ ہے. لائبریری ہماری بالکل اپ ٹو ڈیٹڈ ہے, جس میں کم سے کم مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 40,000 سے زیادہ کتابیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. ابھی ہمارے پرنسپل صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ کالج 1988 میں تعمیر کیا گیا ہے, لیکن لگ بھگ 30-40 سال سے کالج چل رہا ہے, لیکن جو اویلیبلٹی باقیوں کالجوں میں وہ ہمیں اس کالج میں نہیں ملتی. جیسے کہ ہمیں گاڑیاں پوری نہیں ملتی, جو ٹرانسپورٹ ہے ہمیں اس سختی سے چلنا پڑ رہا ہے. بہت باری ہم گزارش بھی کر چکے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں یہاں پر ٹرانسپورٹ کی جو دقت ہے وہ دور کی جائے, اور یہاں پر جو ٹیوب ویل ہے, پانی کا مسئلہ بھی بہت ٹائم سے ہے, وہ بھی ہماری نہیں سنی جا رہی ہے, تاکہ جو باقی کالج ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارا کالج بہت پیچھے ہے ڈیولپمنٹ میں. بٹ شکر جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں, انہوں نے بہت یہاں پر جو چیزیں ہیں ٹھیک کی ہے, اور ہمارے فیکلٹی ممبرز جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارا آڈیٹوریم صحیح نہیں ہے باقی کالجوں کی طرف, تو ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو یہ مانگیں یہ پوری کی جائے. اور ہمارے سر نے جو کہا ہے کہ وومینز کالج یہاں پر اسٹیبلش ہونا چاہیے, تو ہم اس کے لیے گزارش کرتے ہیں. ترال کے ڈفرینٹ ایریاز کی اگر ہم بات کریں, یہاں پہ ڈفرینٹ ایریاز میں بہت ساری ہائر سیکنڈریز ہے یا اسکولز ہے, گورنمنٹ اسکولز ہے یا باقی اسکولز بھی ہیں. لیکن اگر ہم ترال کی مین ہائر سیکنڈری کی بات کریں, ماڈل ہائر سیکنڈری کی, وہ ایک پبلک پلیس پہ سچویٹڈ ہے, اور وہاں پہ یوزولی جو کلاس رومز بھی ہیں وہی روڈ کے سائڈ پہ ہی ہیں یوزولی, وہاں پہ ساری کلاس رومز. اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈسٹربنسز فیس کرنی پڑتی ہے, کبھی گاڑیوں کا شور, کبھی لوگوں کا شور. اب پریکٹیکلی یہ امپاسبل ہے, ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اسکول کی لوکیشن چینج کی جائے, بٹ اگر اچھا ہوگا کہ اگر جو اتھارٹیز ہیں, ڈفرینٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, لوگوں کو وہ اویئر کرے یا کچھ ایسی ڈائریکشنز لوگوں کو دے جو ان کو اسکول کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلے, اور لوگوں کو اس بارے میں اویئر کرے کہ جتنا کم ہو سکے اسکول کے اراؤنڈ گاڑیوں کی ہارنس کو کنٹرول کیا جائے, کوشش کیا جائے کہ وہاں پہ ٹریفکس نہ ہو, تاکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے ٹائم پہ ڈسٹربنسز فیس کرنے کی وہ نہ مطلب ان کو نہ فیس کرنی پڑے ڈسٹربنسز. بیکاز میں بھی اسی ہائر سیکنڈری سے آئی ہوں, یہاں پہ ابھی مطلب ادھر اسٹڈی کر رہی ہوں. ہمیں بھی کلاس روم میں بہت ساری ڈسٹربنسز فیس کرنی پڑتی ہے. کلاس کے لیکچر کے دوران کبھی گاڑیوں کا ہارن, کبھی وہ جو میونسپلٹیز کی گاڑیاں ہوتی ہیں, کبھی وہ اپنا میوزک سٹارٹ کر دیتی ہیں. یہ غلط نہیں ہے, لیکن اسکول کے اراؤنڈ ایسی ایکٹیویٹیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اتھارٹیز کو ڈائریکشنز دینی چاہیے تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں اس مسئلے. NEP 2020 ایک کمپریہنسو ایجوکیشن پالیسی جو انڈیا نے فریم کی ہے ایجوکیشن سسٹم کو سدھار لانے کے لیے. It has been launched in July 2020. تو اس کی جو مین مقصد تھا یہ کہ ریولیوشنائز ایجوکیشن سسٹم کو کیا جائے گا پورے اسکول لیول سے تو ہائر ایجوکیشن لیول تک. لیکن اس کے سر کچھ ایسے اپروچز ہیں جو اس میں کہہ رہا ہوں کی پوائنٹس ہیں اس پالیسی کے. ایک اپروچ ہے اس میں سر کہ فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی. جو بچہ ہمارا ہے جو اس کا اسٹرکچر چینج ہوا تھا, پہلے تھا ایک اسٹرکچر, اب آیا 5+3+3+4 اسٹرکچر آ گیا کہ بچے کو پہلے 2 بال بیٹک اور آنگن واڑی میں 2-3 سال دینے پڑتے تھے, وہاں سے ایجوکیشن سٹارٹ ہوگی. لیکن ریئل سینس میں اگر اس کو دیکھیں گے تو وہ ایسا اس اپروچ اس انداز سے نہیں سٹارٹ ہوا جس انداز سے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی. نمبر 2 سر ہے ملٹی ڈسپلنری, اس میں ایک اپروچ آ رہا ہے. ملٹی ڈسپلنری اپروچ میں جو سٹریمز ہوتے ہیں ہائر سیکنڈریز میں یا کالجز میں, وہ اپروچ ہوتا ہے ایک ایسا کہ سائنس سٹریم الگ سے ہوتی ہے, آرٹ سٹریم الگ سے ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ یہ تھا کہ جو بچہ اردو پڑھ سکتا ہے وہ سائنس کا بھی سبجیکٹ لے سکتا ہے. لیکن دس تھنگ آلسو ناٹ ہیز بین امپلیمنٹڈ ان ریئل سینس. دا تھرڈ نیکسٹ کی پوائنٹ اس کا جو ہے وہ ہے ووکیشنل ایجوکیشن, پروموشن آف ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ سکل بیسڈ ایجوکیشن. سر ابھی اگر دیکھیں گے جیسے کہ پرانی ایجوکیشن سسٹم جو چل رہا تھا ویسا ہی اسکولوں میں چل رہا ہے. کوئی ووکیشنل ایجوکیشن کا ٹرینر نہیں ہے, کوئی ووکیشنل ایجوکیشن کا کوئی سسٹم کسی اسکول میں, کسی ہائر سیکنڈری میں یا کسی بھی ہائر ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان انسٹیٹیوشنز میں ایسے دیکھا نہیں جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے جو ریئل سینس میں ایک NEP 2020 کا جو ریئل ایسنس تھا جو فریم کیا گیا تھا, اس کا
जो इम्प्लीमेंटेशन, रूट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, वो रियल सेंस में उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरी गुजारिश ये होगी, जो उसका रियल एसेंस है वो बच्चों तक रियल एसेंस पहुँचना चाहिए और इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन एक रियल रूट के जरिए होनी चाहिए। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद हम इंडोर सपोर्ट्स हॉल में खेलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें साफ पानी पीने का बहुत मसला है। वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है प्योर वाटर, और खेलने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे हमें अवेलेबल ही नहीं है। और वहाँ से निकलते वक्त हमें वहाँ पे गाड़ी भी नहीं मिलती। और जैसा कि आजकल के स्टूडेंट्स में डिप्रेशन और एंजाइटी है, वो सब सपोर्ट से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। खेलने से मुझे लगता है 95% डिप्रेशन कम होता है। और मैं 2 साल से मार्शल आर्ट्स खेल रही हूँ। लास्ट ईयर में माशाल्लाह नेशनल्स भी गई थी, लेकिन हम वहाँ पे आज जा नहीं पाते, क्योंकि वहाँ से निकलते टाइम वहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती। और वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे गर्ल्स को फिर बहुत प्रॉब्लम होती है निकलते वक्त। और वहाँ पे हमें साफ पानी भी अवेलेबल नहीं है। हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम थी पहले, लेकिन फिर हम वहाँ के इंचार्ज से हमने बात की, और फिर हम वहाँ गए पुलवामा, DC पुलवामा से हमने बात की, और फिर वो मसला हमारा ख़त्म हुआ। लेकिन पीने का पानी वहाँ पे अभी भी अवेलेबल नहीं है, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की, तो जैसे कि सर ने बात की कॉलेज एजुकेशन की, तो यहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन का निज़ाम है, तकरीबन जो त्राल तहसील है 5-7 हायर सेकेंडरी यहाँ पे हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, जो नए सब्जेक्ट्स है, सॉरी, अभी भी यहाँ पे फोकस हो रहा है, जो पुराने सब्जेक्ट्स है उन्हीं पे फोकस हो रहा है। और जो नए सब्जेक्ट्स पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं वो अभी तक यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। जैसे कॉमर्स जो है वो हमारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बॉयज़ में अगर है तो वहाँ पे फैकल्टी पूरी नहीं है। तो ऐसे ही हम मुतालबा कर रहे हैं सरकार से कि जितने भी नए सब्जेक्ट्स आए हैं उनको यहाँ भी उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। IT ब्लॉक बन गया हमारा। इसी तरह से कॉलेज ने कुछ नए कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिनमें BCA है ख़ास तौर पर, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो पहले यहाँ पे नहीं थे। उसकी वजह इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चेंजें या सुधार आ गया है एजुकेशन के हवाले से, ख़ास तौर पर जब हम बात करें हायर एजुकेशन की। या देखा जाए कि अब जो पहले यहाँ से जो और जो हायर स्टडीज़ में जो बच्चे जाते थे उसका रेशो भी पिछले 7-8 सालों में बहुत अच्छी बड़ा उसमें भी देखने को मिला है। पहले देखते थे हम यही कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 बच्चे डिग्री कॉलेज त्राल से अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो हायर स्टडीज़ में जाते थे। उसकी वजह ये थी कि कोर्सेज कम थे। लेकिन जब से यहाँ पे अलग से साइंस ब्लॉक, पूरी तरह से साइंस के जितने भी सब्जेक्ट थे, जब से उनको यहाँ पे पढ़ाया गया या उनको इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके साथ साथ बच्चों का जो खासकर यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट जो है बच्चों का यहाँ का, वो बहुत बढ़ गया है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा सुधार आया है हायर एजुकेशन के हवाले से। सरों से सुन रहे थे कि एजुकेशन के बारे में। हमारे वहाँ मंदूरा में हाई स्कूल चल रहा है, बहुत गांव से आ रहे हैं वहाँ पे बच्चे, बहुत गांव से आ रहे हैं, 2-5 गांव से तकरीबन। लेकिन वहाँ पे जो रोड है वो मैगडोमाइज नहीं है, इसलिए अहले हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि उस पर ज़रा तवज्जो दें। वस्सलाम। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से कुछ 4-5 साल कबल हमारे स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल था, उसको अपग्रेड करके अब मिडिल स्कूल बनाया गया है। वहाँ स्टाफ भी डिप्यूट, लेकिन ऑन द बेस ऑफ डेपुटेशन के बेस पर वहाँ स्टाफ को जो है तैनात किया गया है। लेकिन वहाँ अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। वही वाली बिल्डिंग है जो प्राइमरी स्कूल था, अब उसको एक रूम में 3-3 क्लासेस में उसको तकसीम डिवाइड किया गया है। अब क्लासेस जो है वो सफ़र हो रहे हैं। मैं अब आपके वसादत से आला हुकाम से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो स्कूल था, जो प्राइमरी स्कूल था पहले, उसको अब अपग्रेड करके अब मिडिल स्कूल बनाया गया है। वहाँ जो है वो नई बिल्डिंग जो है बनाई जाए, ताकि जो तालीमी सेक्टर है उसमें थोड़ा बहुत वो सुधार आ सके। दूसरी बात, बंगडार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बंगडार जो एक इलाका है जो वो गोजर बस्ती पर वाबस्ता है, गोजर बस्ती से वो वाबस्ता है। लेकिन वहाँ पुल जो है, वो पुल की नायाबी की वजह से वहाँ बच्चों को काफ़ी सारी मुश्किलात आ रहे हैं दरपेश।
जब भी कोई मामूली सा सैलाब आ जाता है तो वो स्कूल नहीं आ पाते हैं। अब मैं आपके वसादत से आला हुकाम से यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पुल तामीर किया जाए ताकि बच्चे जो हैं उनकी तालीम सफ़र न हो सके। एजुकेशन की बात यहाँ पे हुई, वही हम तंदुरुस्ती की भी बात करेंगे। यहाँ पे इंसान का तंदुरुस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ के हेल्थ सेक्टर जो है उनका क्या रोल है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर में त्राल के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। मैं बताऊंगा कैसे। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो त्राल है उसको असल में ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था और 1988 में यहाँ के जो एमएलए थे उस वक्त गुलाम नबी नायक थे, उन्होंने एक आर्डर निकाला था कि इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल बनाया जाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाए। लेकिन ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल अपग्रेड नहीं हुआ, सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहा और बोर्ड पर सिर्फ लिखा गया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल। तो ये समझो 1997 में जो मुस्तफ़ा कमाल थे उस वक्त, जो फारूक अब्दुल्ला के भाई हैं, वो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी संगी बुनियाद डाली थी और प्लान ये था कि इसकी 3 स्टोरीड बिल्डिंग बनाएं, लेकिन बाद में इसको 2 स्टोरीड बिल्डिंग बनाई गई। इसी तरह आउटडोर ब्लॉक बनाने में तकरीबन 20 साल लगे और इंडोर ब्लॉक बनाने में तकरीबन 25 साल लगे। और यहाँ जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा तामीर किया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसकी इनाग्रेशन की गई तो उसके वक्त भी त्राल वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। कैसे नाइंसाफ़ी हुई? यहाँ पर 3 एरियाज़ हैं, एक तो सतूरा है, एक चुरसू है, एक बटकुंड है। वहाँ पर हमारे 2-2 मेडिकल ऑफिसर पोस्ट्स हुआ करते थे। हर एक हॉस्पिटल से, जिनको उस वक्त एलोपैथिक डिस्पेंसरी कहते थे, आजकल हम उनको न्यू टाइप पीएचसी कहते हैं, वहाँ से एक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट को लिया गया और वो 3 पोस्ट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा को दिए गए। लेकिन सर मैं डाडसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ भी एक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम हुआ। सर वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो इसकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई, उसका नाम पड़ा हुआ था कम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कम्प्रहेंसिव वर्ड का पूरी तरह से हम झांक लेंगे, देख लेंगे तो लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज मैन पावर वहाँ पे होना चाहिए। जबकि वहाँ पे देखते हैं बिल्डिंग बनाने से या कोई मशीन इंस्टॉल करने से तो कोई हेल्थ सेंटर ऐसा नहीं बन सकता है जिससे किसी पेशेंट को पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सर वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सफ़र हो रहे हैं पेशेंट्स वहाँ पे, फिर उनको लॉन्च किया जाता है त्राल में वो पूरी तरह से मरीज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि डेफिशिएंसीज वहाँ पे भी हैं, उस वजह से फिर उनको श्रीनगर जाना पड़ता है, जिससे बहुत दिक्कतें और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुजारिश यही है हुकाम बाला से गुजारिश यही है कि जो भी हेल्थ सेंटर यहाँ पे हैं उनको पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अपग्रेड किया जाए, एज वेल एज जो मैन पावर वहाँ पे ज़रूरत है, चाहे वो टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल है, मेडिकल स्टाफ जो ज़रूरत वहाँ पे है वो पूरी तरह से अपग्रेड होना चाहिए। मैं लालपुरा कहल में रहती हूँ। जैसे सर ने अभी बोला है कि बोर्ड लगाने से ये नहीं होता कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी होने चाहिए। मैं परसों ही गई हॉस्पिटल में, मैं बीमार थी, वहाँ पे बोला यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, आप जाओ त्राल। अगर बिल्डिंग बनाते हैं ये, मतलब इतनी बिल्डिंग जैसे सर ने बोला अभी बटागुंड में भी ऐसी बहुत बड़ी इमारतें हैं कि त्राल में भी वो इतना बड़ा नहीं है हॉस्पिटल जितना हमारे गांव में भी है, लालपुरा कहलील में ना वहाँ पे एम्बुलेंस है ना कुछ फैसिलिटीज हैं। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप बोर्ड लगाते यहाँ पे हॉस्पिटल है, बोर्ड लगाने से ये मत होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। 2-3 स्टाफ हैं वहाँ पे, ना कुछ वहाँ पे इंतजाम है। मतलब अगर जो हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है वहाँ पे, लेकिन वो बोलते हैं वहाँ पे आप जाओ त्राल से बोलते हैं सीधे जाओ श्रीनगर। अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, इनको देखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी ज़रूरत हॉस्पिटल में रखनी चाहिए जो इंसान को ज़रूरत होती है, नीड होती है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ वहाँ पे एम्बुलेंस दीजिए और 2-4 डॉक्टर्स जो अच्छे होंगे, जो देखें कि इनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। यही कहना चाहती हूँ कि आप देखें लालपुरा कहलील त्राल में एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। और अगर हम देखेंगे कि आबादी के लिहाज से जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है, जो त्राल है जो दूसरे नंबर पर है, यहाँ तकरीबन 2 लाख के करीब आबादी है त्राल की, और स्कैटर्ड आबादी है और श्रीनगर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ पर देखेंगे कंपेरेटिव में देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में और पापर में और त्राल में, पापर पुलवामा में अगर देखेंगे तो वहाँ पर उनके पास तकरीबन 10-12 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, और रिसेंटली राजौरी में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, राजपुरा में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया गया है। अगर हम पापुर देखेंगे तो पापुर में भी तकरीबन हमारे से अलावा तकरीबन 7-8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं।
हमारे त्राल में सिर्फ 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, एक है आरिपल में, एक है कहलील में, एक है डाड़सरा में। अगर हम ओरिजिनल पोस्ट्स देखेंगे, सैंक्शन पोस्ट्स कितने हैं, अगर हम पुलवामा के देखेंगे 414 पोस्ट्स बनते हैं, अगर पांपोर के देखेंगे तो 251 पोस्ट्स बनते हैं, अगर हम त्राल के देखेंगे तो 132 पोस्ट्स देखते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 7 से 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम है। जो 7 से 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो पिछले 25 साल में इन 2 इलाकों को दिए गए, लेकिन त्राल को नहीं दिए गए, जिसकी वजह से जो त्राल के लोग हैं वो काफ़ी बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, हेल्थ सेंटर की कमी है, और हमारी आबादी जो है वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो उस वजह से सफ़र ज़्यादा होते हैं। बात अगर किसी कौम को हराने की करनी हो या किसी कौम को गिराने की करनी हो तो सबसे पहले उस कौम की जो नौजवान नस्ल होती है उसे तबाह किया जाता है। नाजरीन, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मेरा इशारा मंशियात की ओर है। अगर हम देखें तो दिन ब दिन मंशियात जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या वजह है जो मंशियात दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता है और हमें क्या चाहिए करना कि मंशियात को हम रोक सके। ऑनलाइन मीटिंग एक हुई थी कल ही, डॉक्टर्स रिनाउंड और इमिनेंट डॉक्टर्स की वो हुई थी इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया की, जिसमें बहुत सारे साइकेट्रिक डॉक्टर्स को मदऊ किया गया था, जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें की कि जो मंशियात है बच्चे इसकी तरफ आज ज़्यादा रागिब क्यों हो रहे हैं। उस सिस्टम का जो मुझे लगा वो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। जो आज का यूथ है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से भरे हुए हैं, चारों ओर एंग्जाइटी आ रही है, चारों ओर स्ट्रेस हो रहा है। चाहे बच्चा घर में बैठा है पढ़ने के लिए तो बाप कह रहा है कि फलानी के साथ compete करना है, फलानी का बच्चा फलानी जगह पे पहुंच गया, आप उसके पीछे क्यों रह गए। तो बच्चे को जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस आ गया है, मुझे लग रहा है ये मेन चीज़ है जिस पे हमें गौर करना है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में, साइकोसिस में आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो ड्रग की तरफ ज़्यादा वो रागिब हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो यूथ है तकरीबन 50% अब इसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके मुतअद्दिद रीज़न हैं, एक तो नामसाइल हालात हैं, एक के घर के मसाइल हैं, किसी के फादर की डेथ होती है, किसी की मदर की डेथ होती है, किसी की इनकम नहीं है, किसी की जो सोहबत है वो गलत लोगों के साथ है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके ड्रग अब्यूज़ के लिए। लेकिन जहाँ पर भी नामसाइब हालात हों तो वहाँ पर ये ड्रग अब्यूज़ जो है इसमें इंक्रीज़ ही होता है, क्योंकि इसकी तरफ बहुत ही कम तवज्जो होती है। आज दुनिया में जराइम का बाज़ार गर्म है, रुश्वत का बाज़ार गर्म है, शराब का बाज़ार गर्म है। और इसका मेन काज क्या है, इसका बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि आखिरत की फ़िक्र नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का इदराक नहीं है कि मुझे एक दिन अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है, अल्लाह के यहाँ अपने कौल व फ़ेल का, अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है, हिसाब देना है। अगर कोई चोर चोरी करता है, क्यों करता है? अगर उसको पता होता है इस चोरी के नतीजे में मुझे मेरे मरने के बाद कितना संगीन अजाब का सामना करना पड़ेगा, वो चोरी नहीं करता। अगर कोई रुश्वत लेता, अगर उसको ये बात मालूम होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रुश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी जहन्नम में जाएगा, तो वो रुश्वत के लिए इकदाम नहीं करता। अगर कोई शराब पीता है, अगर उसको ये बात मालूम होती कि मेरे मरने के बाद मुझे कितना संगीन अजाब का सामना करना पड़ता, वो शराब नहीं पीता। शराब पीने वाले, ये मिलावट करने वाले और ये रुश्वत लेने वाले, देने वाले, ये सब काम ना करते अगर उनके दिल में इस बात का इदराक होता, इस बात का एहसास होता कि मुझे मरने के बाद अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है, मुझे अल्लाह के यहाँ अपने हर कौल व फ़ेल का हिसाब देना है, जवाब देना है। जो भी हम कोई अमल कर रहे हैं, चाहे दिन के अंधेरे में और दिन के उजाले में, रात के अंधेरी में, खलवत में, जलवत में, ये सब जो है अल्लाह के यहाँ महफूज हो रहा है। हमारे मरने के बाद ववजदु मा अमिलु हाजिरा, हमारी ज़िंदगी की फिल्म चलाई जाएगी। देखो कि एक दिन आपने फलां जगह जो शराब पी थी, तो हम सबको चाहिए कि हम मिलकर इसका सद्भाव करें।
میرا یہ ماننا ہے جب تک ایک بچے میں سیریسنس نہ ہو کسی چیز کے ریلیٹڈ وہ شاید سکسیسفل نہیں ہو سکتا، چاہے پھر وہ پڑھائی ہو یا چاہے پھر وہ سپورٹس ہو یا کچھ بھی ہو. تو میرے حساب سے جو ہمارے پیرنٹس ہمیں بولتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے، وہ تو سچ ہے، کمپٹیشن ہے اس ٹائم، اس جنریشن میں اس ٹائم کمپٹیشن ہے. ہمیں اپنی کیریئر کو لے کے اسٹریس لینا چاہیے تاکہ ہم اپنا آپ کو آگے بڑھائے، اپنا کریئر جو ہے وہ برائٹ رکھے. تو رہی بات اب ڈرگ ابیوز کی، آج تک گورنمنٹ نے بہت زیادہ پروگرامز کیے ہیں، ہر ٹائم ہفتے میں 1 بار 2 بار مہینے میں 10 بار یہ سب ہوتا ہے، لیکن ہر ٹائم بس یہی بولا جاتا ہے کہ ڈرگ سے آپ کے نقصانات کیا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں اٹھایا گیا کہ یہ ڈرگ آتا کہاں سے ہے. میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، یا جو ہمارے ترال کے ADC صاحب ہے، SHO صاحب ہے، اور جو بھی ہے ان سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ پہلے غور کریے یہ سب آتا کہاں سے ہے، یہ سٹارٹنگ اس کی ہوتی کہاں سے ہے. اگر سپلائرز ہیں ان پہ کبھی کوئی ایکشن کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اگر آپ چاہتے کہ کشمیر ڈرگ فری ہو تو میں یہی گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ سٹارٹنگ جہاں سے اس سب کی ہوئی وہ سب ختم کیجئے، پہلے سپلائرز کو ڈھونڈیے، ان کو بند کیجئے، تو یوتھ بھی اس سب سے بچے گا. ناظرین، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں پروگرام کو یہیں پہ روکنا پڑا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے مسئلوں مسائل بھی اعلیٰ حکام تک پہنچے تو سکرین پہ دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ رابطہ قائم کریں. تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری روبرو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Zalam kotvan vesiye yarasvan Dalaylati yarasvan Yar do nar kot zalam kotvan vesiye yarasvan Dalaylati yarasvan कशर एहसास कश्मीर का गोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका